मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसकी जो एक एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एप्लीकेशन है, बल्कि हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आती है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो भाई, एक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सी जो बात बता रहा हूं मैं, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर मेरे पास आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। मैं अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो जो ये कोफिशिएंट है, एक तो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स लिख देता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। ये आ गई हमारे पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू d1 d2 d3 है ना। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही है। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगी बराबर। अगर हमको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ऐसे ये आ गया। तो ये जो चीज है ना, मैं इस एप्लीकेशन या ये जो फैक्ट है इसका यूज करने वाला हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, मैं क्या बात बता रहा हूँ, जब हम एक जो भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए, ये एक्स और ये हो गया बी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब अगर ए इन्वर्टिबल है तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो मैं इसको इनवर्स से, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो ए इनवर्स ए पोस्ट मल्टीप्लाई सॉरी प्री मल्टीप्लाई करा देता हूं इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स तो आई होता है, आई के एक्स से मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट अप करके और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो मैं इस फैक्ट का यूज करके बताऊंगा, फिर इसमें डिफरेंट केसेस जो अराइज होते हैं हमारे सामने वो बात करूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, चलो पहले फर्स्ट ही ले लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज 7x माइनस 2y इज इक्वल टू -7 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है। इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो मैं इसको कौन सी मेथड से सोल्व करना चाह रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड से। तो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ax is equal to b implies that x is equal to a इनवर्स b। हम इस सिस्टम को कैसे ले सकते हैं, ax is equal to b की फॉर्म में, वेयर a मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 7 माइनस 2, ठीक है, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू -7 1। ठीक है, ये हो गया, हम इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं a की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने ये कर लिया। अब मैं अगर इसमें इस इक्वेशन में पुट अप करना चाह रहा हूँ तो मेरे को a इनवर्स चाहिएगा सबसे पहले, है ना, a इनवर्स चाहिएगा। तो सबसे पहले ये फाइंड करो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे करेंगे, डायगोनल, क्योंकि हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो -7 + 4 -7 + 4 इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है भाई, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। एंड जो चीज मैं अब लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट सी बात है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद लेऊंगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या बताया था, अगर ए दे रखे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। हमने a11 -n की पावर 1 + 1, ये एलिमेंट है, ये कॉलम रो को छोड़ दो, ये आएगा -1, तो ये -1 ये आ गया। a12 -n की पावर 1 + 2, ये एलिमेंट है, इसको छोड़ दो 2 -2। a21 -n की पावर 2 + 1, ये एलिमेंट है, रो कॉलम को छोड़ दो -2 + 2 हो जाएगा ये। a22 -n की पावर 2 + 2, ठीक है, ये हो गया ना। इस कॉलम रो और कॉलम को छोड़ दो, कितना आएगा ये 7, तो +7 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -1 -2 2 7 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दो, है। तो -1 -2 2 7, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाई -3 इंटू -1 -2 2 7, ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर दो। तो मैं यहां तक का मिटा देता हूं इसको। ठीक है, इक्वेशन शुरू वाली मिटा देता हूं, ये इसमें पुट अप कर देता हूं सेकंड में। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स -1/3 -1 -2 2 7, ए इनवर्स बी कौन सा है, -7 1, करो भाई मल्टीप्लाई, -1/3 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, +7 + 2 9, यहाँ पे 14 और 7 21, -3 -7। पर हमारे पास x तो क्या था, एक्स वाई, कंपेयर कर लो इसको। तो अगर कंपेयर करेंगे हम यहां से, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू, तो -3 -7 आ गया।
दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो क्या करना था, बस केवल गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a गिवन है, x ए कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, x गिवन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स और b आ गया है, डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। फिर हमने कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर हो गया ये। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम पहले इसकी। ठीक, देखो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, या फिर आगे थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ उसके बाद। देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। हर एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स मेथड से हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ए का ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जी नॉन जीरो है जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। दो केस बना रहे हैं हम। नंबर एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है और दूसरा हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा केस क्या करते हैं हम, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दोनों केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आ गया तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। अगर सब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेंगे। अगर वो भी जीरो आ गया तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अब देखो, अगर ये जो केस है, अगर किस चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे चाहे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट। ठीक है। और ये क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो उसको सोल्व करो। नमस्ते भाई। तो कैसे करोगे भाई, वही बात है। अगर हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लिखो एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ही कर लेते हैं हम। यह जो गिवन सिस्टम है वो क्या है, 2x + 3y is equal to 5 and 3x + 2y is equal to 2। ठीक है।
इट कैन बी रिटन एज ax is equal to b implies that x is equal to a inverse b, where a is equal to 2 3 3 2, x is equal to xy and b is equal to 5 2। ठीक है, ये आ गया है ना, x is equal to b सेकंड का फर्स्ट है ना। नाउ मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 - 9 इज इक्वल टू -5, नॉन जीरो आ गया। सो देखो सबसे पहला ही काम आ गया, ये नॉन जीरो आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट भी है ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना। अब हमने क्या करना है, कंसिस्टेंट है तो इसको सोल्व करना है, इसको फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन को। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर A11 -n⁻1 + 1, रो और कॉलम को छोड़ोगे 2 ही आ गया, A12 -n⁻1 + 2। ठीक है, ये है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो 3 -3 A21 -n⁻2 + 1। ठीक है, ये है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो 3 आएगा, तो ये -3 हो गया, और A22 -n⁻2 + 2। ठीक है, ये है, इसको छोड़ दो 3 2, तो ये क्या आएगा, 2 ही आएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 -3 -3 2 डैश, तो 2 -3 ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में -3 2, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 इंटू 2 -3 -3 2, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू, x का मतलब xy है ना, इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 बाई -5 2 -3 -3 2 इंटू बी कौन सा है 2 5 2 -1 बाई 5 करो भाई, इस रो को इस कॉलम से करो 10 -6 है ना, ये कितना था 3 था ना, -6 4 आएगा, यहाँ पे -15 + 4 -11। कंपेयर कर लो यहाँ से, जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू तो -4/5 एंड y इज इक्वल टू, ये -1/5 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 11/5, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जैसे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड। अगर देखो एक आध केस और ले लेते हैं हम, जो ये तो हो गया कंसिस्टेंट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम, सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या बताया था, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है जब तो कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। ठीक है भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। थ्री एक्स - 2y इज इक्वल टू 5 और 6x - 4y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो हो गया 3x - 2y इज इक्वल टू 5, दूसरा 6x - 4y इज इक्वल टू 2।
है ना। सबसे पहले इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज ax is equal to b implies that x is equal to a inverse b, where a is equal to कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 3 6 -2 -4। ठीक है, ठीक है ना। x is equal to x y and b is equal to 5 2। ठीक है, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। -12 + 12 0। ठीक है, इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ एंड सो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि जब ये भी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो भी एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए a11 -n⁻1 + 1, कॉलम रो को छोड़ दो -4, तो -4 आ गया। a12 -n⁻1 + 2, ये है। इस रो को कॉलम को छोड़ दो 6, तो -6। a21 -n⁻2 + 1, कॉलम रो को छोड़ दो -2 + 2 हो गया। a22 -n⁻2 + 2, कॉलम रो को छोड़ दो 3 आ गया। ठीक है, अभी ये आ गया। सो एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -4 -6 2 3, इसका ट्रांसपोज -4 -6, रो को कॉलम बना दिया 2 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। -4 -6 2 3 की बी से मल्टीप्लाई करो। बी कौन सी है? 5 2। रो को कॉलम से -10 20 -20 + 4 -16, यहाँ पे -30 + 6 -24, नॉन जीरो आ गया। अब देखो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया, है ना। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड so system has no solution and inconsistent। ठीक है, अभी हुआ भाई क्लियर? कर लोगे ना ऐसे? तो ये एक बार टाइप है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप 3 ऑर्डर की या 3 अननोन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करके देखो, प्रॉब्लम आए तो बताओ है।